गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग क्या करेंगे, एक मास्टर वीडियो लाए हैं जिसमें क्या होगा कि आधुनिक भारत का जो इतिहास है उसका हम लोग रिवीजन करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा और आशा करते हैं कि अच्छा लगेगा। जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थोड़ा तेज में चलेंगे ताकि उससे आपको भी फायदा हो कि आपका रिवीजन हो जाए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो सबसे पहले कौन आता है, बार बार क्वेश्चन आता है कि वास्को डी गामा कालीकट तट पर कब पहुंचा, 1498। यानी या दूसरा यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले समुद्री मार्ग से भारत आने वाला यात्री कौन था, तो यह वास्को डी गामा था। कहाँ का था, तो पुर्तगाल का था। कहाँ आया, तो कालीकट आया। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में था। तो भारत में पुर्तगालियों का पहला वायसराय कौन था, इनका नाम याद कर लीजिए, फ्रांसिस्को द अल्मीरा। फ्रांसिस्को द अल्मीरा। वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था। तो यहाँ का एक शासक था लोकल, क्या नाम था इनका, तो जमोरिन। जमोरिन ने स्वागत किया था। और वह यहाँ पर देख लीजिए कुछ यात्री है और इनसे संबंधित देश है। तो वास्को डी गामा पहले भारत आने वाले समुद्री मार्ग से, यह पुर्तगाल से संबंधित है। क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका का खोज करने वाला, इसका देश कौन था, स्पेन। कैप्टन कुक, तो यह ऑस्ट्रेलिया को खोज दिया था और यह कहाँ के, तो यह ग्रेट ब्रिटेन के थे। और तस्मान, यह हॉलैंड के थे। और तस्मान ने क्या किया, तो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया का जो तस्मान सागर लैंड है यानी न्यूजीलैंड इलाका कहिए, वह इलाका इन्होंने ही खोजा था। क्या नाम था, तस्मान। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो अल्बुकर्क। वास्तविक कौन था, अल्बुकर्क। और पहला वायसराय कौन था, तो फ्रांसिस्को द अल्मीरा। यानी पहले वायसराय तो बन गए होंगे लेकिन पावरफुल कौन बना, तो यही, क्या नाम इनका, तो अल्बुकर्क। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। तो कहाँ किया प्रथम दुर्ग, तो यानी प्रथम फोर्ट तो कोचीन में बनाया था। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। तो कौन थे, तो वही पुर्तगाली। जो पहले आएगा वही ना पहले व्यापार करेगा। भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारी केंद्र स्थापित किया, किसने, तो यह भी पुर्तगालियों ने ही किया था। बंगाल की बांदेल, चिंसूरा, हुगली और श्रीरामपुर फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित थी। तो पुर्तगालियों का कौन था, तो यह हुगली पुर्तगालियों का था। सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है यह चिंसूरा से संबंधित। तो चिंसूरा पर किसका नियंत्रण था, तो डेन यानी डचों का था, याद कीजिए। तो डचों का चिंसूरा था। हुगली पर किसका कब्जा था, तो हुगली का फैक्ट्री बनाया था पुर्तगालियों ने। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसमें जल्दी जल्दी बढ़ेंगे क्या, ताकि एक ही वीडियो में पूरा रिवीजन हो जाए। पांडिचेरी के संदर्भ में सही कथन क्या है, तो देखिए यहाँ पर पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली प्रथम यूरोपीय शक्ति कौन थी, तो पुर्तगाली। बाद में यहाँ पर किसका शासन होगा, पांडिचेरी अंततः रहेगा तो फ्रांसीसियों का रहेगा। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा किसने बनाया था, तो भाई पुर्तगालियों ने बनाया था। किसने, पुर्तगालियों ने, याद कीजिए। इसी तरह क्वेश्चन आता है कलकत्ता का संस्थापक कौन था, तो जॉर्ज चारनॉक था। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में सही कथन है। तो भारत में यूरोपीय शक्ति के प्रवेश में, यहाँ देखिए, अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत के मछलीपट्टनम में लगाया था। कौन, तो अंग्रेज की बात हो रही है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में अपना पहला कारखाना लगाया था। यानी यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है, यूरोपीय शक्तियों की नहीं है। और डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा कर लिया था। तो डुप्ले ने क्या किया, मद्रास पर कब्जा किया। कब, तो 1746 में। और अंग्रेजों ने पहला फैक्ट्री कब लगाया, तो 1600। तो अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में, ऐसी पहली फैक्ट्री उनकी कहाँ थी, तो सूरत में, लेकिन दक्षिण में पहली फैक्ट्री तो मछलीपट्टनम में। कब, तो 1633। और 1633 में पूर्वी भारत में कहाँ, तो उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया था। आगे देखते हैं, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ करने वाले थे। यानी लोग ज्वाइंट वेंचर किसका था, तो डचों ने आरंभ किया था।
और डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया। किसने? तो डचों ने। और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। तो फोर्ट विलियम्स का निर्माण किसने किया था? तो डचों ने। कहाँ? तो कोच्चि में। किसको हराकर? तो पुर्तगालियों को हराकर। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिलना, यानी आधुनिक था वह, और उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, क्योंकि वे लोग तो यहीं के सैनिक थे, पैसा लेते थे और उनकी तरफ से लड़ते थे, जिसके फलस्वरूप कोई भी जो उन्हें अच्छा वेतन दे दे अपनी सेवा में लगा सकता था। ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र किसे प्राप्त हुआ था? तो उसका नाम था लीवेंट कंपनी। क्या नाम था? लीवेंट कंपनी। आगे देखते हैं। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह था। कौन था? तो उसका नाम था अकबर। वह मुगल सम्राट जिसके शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। तो उस समय कौन राजा थे यहाँ के? तो जहांगीर। और भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो सूरत में स्थापित की थी। वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। तो वह अंग्रेज अधिकारी का क्या नाम था? तो थॉमस बेस्ट। क्वेश्चन आता है कि स्वाली का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था? तो अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच हुआ था। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना किसने स्थापित किया? तो अंग्रेजों ने स्थापित किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई लिया था। किससे? तो पुर्तगालियों से। कैसे मिला? लड़कर नहीं। पुर्तगाली राजकुमारी का जब शादी हुआ इंग्लैंड यानी ब्रिटिश के राजकुमार से, तो दहेज में उन्होंने किसको? तो बम्बई को दे दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जिसे औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था, तो उसका नाम था सर जॉन चाइल्ड। इसी को कहा जाता है चाइल्ड वार, क्योंकि नाम ही चाइल्ड था और युद्ध भी लड़ा था उस औरंगजेब से, जो उस समय दुनिया के सर्वशक्तिशाली राजा थे, जिसके सामने यह कहीं न टिक पाया। इसको भिखारी की तरह यह कोर्ट में पेश हुआ था, माफ़ी मांगा। वह औरंगजेब जिसने अपने भाई को माफ़ न किया, लेकिन इसको माफ़ कर दिया था और कहा कि तुम देश छोड़कर चले जाओ। प्रथम कर्नाटक का युद्ध या कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो यह अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण था। तत्कालिक कारण कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था अंग्रेज और फ्रांस के मध्य। और यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ दिया हुआ है। जैसे देखिए, ये सूची 1 है और सूची 2 है। प्रथम कर्नाटक युद्ध है, तो यह अंत कैसे हुआ? तो एक्स-ला चैपल की संधि से इसकी समाप्ति होती है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध यह और निर्णायक रहा। तृतीय कर्नाटक युद्ध यह पेरिस की संधि से अंत होता है। प्रथम मैसूर युद्ध तो ब्रिटिश इसमें हार जाते हैं। इसमें कौन था मैसूर का राजा? तो हैदर अली, टीपू सुल्तान के पिताश्री। प्रथम यूरोपीय व्यक्ति जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की थी, कौन था? यह फ्रांसीसी डुप्ले था। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना स्थापित किया। कहाँ किया? तो सूरत में किया था। कहाँ? सूरत में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी तो लुई 14वें के शासनकाल में। कब? लुई 14वें के शासनकाल में। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है किसको? तो कोलबर्ट को। क्या नाम है? कोलबर्ट। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना था। बंगाल में डच द्वारा, उसका नाम था चिंसुरा। ये बार बार एग्जाम में आता है। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम है। तो सबसे पहले पुर्तगाली आया, फिर डच आया, फिर अंग्रेज एंड फ्रांसीसी, यानी PDA, और बीच में आता है यहाँ पर डच रहता है, डेन रहता है। तो PDADF होता है इसका फुल फॉर्म। देखिए इसकी याद कीजिए, इसमें PDAF है, ये बीच में डेन है यानी डेनमार्क वाले, तो PDADF होता है इसका पूरा नाम। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। यहाँ देखिए
जो क्षेत्र है इनक्लेव है और उस पर किसने कब्जा किया था? तो पांडिचेरी किसके नियंत्रण में रहा? तो फ्रेंच के अंदर रहा। गोवा तो सबसे अंत तक रहा, जिस पर भारत सरकार ने पुलिस कार्रवाई किया, तो गोवा पर पुर्तगालियों में कब्जा था। त्रावणकोर यानी केरल की बात हो रही है, तो यह किसके नियंत्रण में था? डेनिश यानी डेन। और सद्रास, यह सद्रास कौन सा इलाका होगा? तो मद्रास के साइड का इलाका होगा। तो यह डच यानी डच मतलब कौन? हॉलैंड वासी या नीदरलैंड वासियों के नियंत्रण का क्षेत्र था। यूरोपियों में स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे। कौन आए थे? तो सबसे लेट किसको गया था आने में? तो फ्रांसीसी सबसे अंत में आए थे, यानी इनसे भी पहले डेन वाले आ गए थे, यानी डेनमार्क वाले। अब हम लोग देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में। तो मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो मुगल सम्राट का द्वारा नियुक्त तो मुर्शीद कुली खां, यही अपने आप को स्वतंत्र करता है। वह युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को आरंभ किया, यानी उसको नींव डाल दी थी, तो युद्ध था प्लासी का युद्ध। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ, कब? तो प्लासी के युद्ध में। यह वही युद्ध था जो बिना युद्ध हुए ही युद्ध हो गया, और इसमें सिराजुद्दौला को मार दिया जाता है। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो है लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। अल्बुकर्क, रॉबर्ट क्लाइव, फ्रांसिस डुप्ले और लॉर्ड कर्नवालिस में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा जाता है? तो यही है रॉबर्ट क्लाइव। यह मात्र एक किरानी था, लिपिक था, लेकिन समय की मांग देखिए यह सेनापति हो जाता है। प्लासी का युद्ध का जो हुआ वह मैदान कहाँ है? तो यह पश्चिम बंगाल में है। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? 1757 में। बंगाल का वह नवाब जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया था, नाम उसका मीर कासिम। क्या यह मीर जाफर का दामाद था, और अंग्रेज बार बार हस्तक्षेप करते थे, अतः उससे बचने के लिए यह मुर्शिदाबाद से मुंगेर आया। वहाँ पर इसने तोप की बनाने की फैक्ट्री बनाई, बहुत तरह के काम किए थे। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध कौन था जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था? तो वह था बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब तो मीर जाफर, क्योंकि मीर कासिम को तो अंग्रेजों ने भगा दिया था। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है, तो वही बक्सर का युद्ध है। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान किसने किया? जब बक्सर के युद्ध में हार गया तो बंगाल पर सब कौन दीवानी प्रदान करेगा? जो वहाँ का राजा होगा। तो मुगल राजा कौन था उस समय? तो शाह आलम द्वितीय। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की गई थी। किसने की? तो मुगल सम्राट ने की। वह गवर्नर जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए थे, तो लॉर्ड क्लाइव। क्या दीवानी केवल टैक्स वसूलने का अधिकार था, और कार्य करने का अधिकार किसको था? लोक कल्याणकारी, तो यहाँ के नवाब को। तो वही स्थिति खराब हो गई, जिसके पास कुछ कर्तव्य था उसको अधिकार नहीं, जिसको अधिकार था उसको कर्तव्य नहीं, तो क्या होगा? इसको लॉर्ड हेस्टिंग्स क्या कहता है कि वह डाकू स्टेट था उस समय। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। कब? तो 12 अगस्त 1765 को। याद कीजिए। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसको नियुक्त किया था? तो मुर्शिदाबाद का उप दीवान नाम है इनका मोहम्मद राजा खां को। मोहम्मद राजा खां को नियुक्त किया था। कहाँ? तो मुर्शिदाबाद का उप दीवान। और 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले जिस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे वह कौन थी जनजाति थी? उसका नाम है खासी, यानी मेघालय की जनजाति। 18वें शतक या सही है शताब्दी में भारत में लड़े गए युद्धों का सही कालानुक्रम क्या है? तो 18वें शतक मैंने 1800 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी की बात होगी नहीं, यह 1700 से लेकर 1800 यानी 18वीं शताब्दी कही इसको। तो सबसे पहले अंबर का युद्ध होगा। तो अंबर का युद्ध कौन होगा? तो यह अंग्रेज और उनके बीच लड़ा जाएगा। नाम क्या है इनका? तो महाराणा रणजीत सिंह के वंशज।
फिर प्लासी का युद्ध बंगाल में होगा 1757, वांडीवास का युद्ध है जिसमें फ्रांसीसियों का सफाया होगा, और बक्सर का युद्ध है जिसमें अंग्रेजों के साथ लड़ेंगे कौन, तो बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल सल्तनत, तीनों की संयुक्त सेना हारी जाती है। बांडीवास का युद्ध कब हुआ, तो 1760 में हुआ। ब्रिटिशों ने फ्रेंच को हरा दिया था, किसमें, तो वांडीवास में। आगे देखते हैं, बक्सर का युद्ध मीर कासिम के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लड़ा गया था, किसमें, बक्सर का युद्ध। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी सेना वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध था, जिसमें सब में क्या हुआ, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जीतेगी। चिलियांवाला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध सिखों का विद्रोह था, यानी युद्ध हुआ लेकिन उसमें डलहौजी जीतेगा। खुर्दा का युद्ध है तो यह निजाम यानी हैदराबाद वर्सेस मराठे हुआ था, जिसमें निजामों की हार हो जाती है। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था, तो उस समय मुगलों के बाद अगर भारत में किसी की सत्ता जो सबसे बड़ी थी तो वह मराठों की थी। अंग्रेजों ने भारत की सत्ता मुगलों से न लिया, भारत की सत्ता मराठों से लिया था। क्षेत्रीय राज्य देखते हैं अब, क्योंकि जब मुगलों का पतन हुआ बहुत सारे क्षेत्रीय राज्य हो गए थे, जिसमें सबसे प्रमुख पंजाब यानी महाराणा रंजीत सिंह वाले और मैसूर वाला था। तो रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था तो श्रीनगर यानी आज का जो जम्मू कश्मीर है वह भी था। रंजीत सिंह संबंधित थे सुकर चकिया मिश्र से। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी, तो यह लाहौर थी। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, किससे, तो शाह शुजा से। ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। यह कथन किसका है, तो वही जिनको के पास एक ही आंख थे, यानी महाराणा रंजीत सिंह, यह एक आंख से अंधे थे। महाराणा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन हुए, नाम था खड़क सिंह, और सिख राज्य का अंतिम राजा तो उसका नाम था दिलीप, और इनको यह बहुत ही कम उम्र में राजा बने तो महारानी से अलग कर दिया गया और इनको पढ़ने के लिए ज़बरदस्ती इंग्लैंड भेजा गया। बाद में वह जमींदार की तरह इंग्लैंड में ही रहते हैं, और बाद में जब इंग्लैंड से मनमुटाव होगा तो फ्रांस आएंगे और वहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है। पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई। उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा, वह कभी भी रूस नहीं गए थे। में से सही कथन क्या है, कि सही कथन उसका एकमात्र का यही है कि 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हो गया था, बस बाकी सब में वो बदल चुके थे। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए 3 की परिषद के सदस्य थे, यानी 3 व्यक्तियों का एक परिषद बनाया गया होगा, जिसके सदस्य कौन कौन होंगे, तो अध्यक्ष सर हेनरी लॉरेंस, अध्यक्ष जॉन लॉरेंस एवं चार्ल्स ग्रेविल मानसेल, इसके 2 सदस्य थे। तो अध्यक्ष कौन, सर हेनरी लॉरेंस। प्रथम अंगल मैसूर युद्ध कब हुआ, 1766 से लेकर 1766 से 1769 के बीच में हुआ था, प्रथम अंगल मैसूर युद्ध, और इसमें जीता कौन, तो हैदर अली, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोटोनोवा के युद्ध में हरा दिया था। तो वो ब्रिटिश जनरल का नाम क्या था, सर आयर कूट। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई, कहाँ बनाई, तो श्रीरंगपट्टनम में बनाई। वह भारतीय शासक जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे, नाम टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था, कहाँ, तो पोलीलूर में हरा दिया था। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी, किससे, तो टीपू सुल्तान के साथ की थी। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में मारे गए, कब, तो 1799 की बात है। प्रथम यहाँ देखिए कुछ युद्ध है और इसमें जीतने वाले का नाम है। तो प्रथम अंगल मैसूर युद्ध, इसमें हैदर अली विजित हुआ। द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध यह निर्णायक नहीं रहा, यानी मैच टाई हो गया। तृतीय अंगल मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान युद्ध में पराजित होता है और अपना भूभाग अंग्रेजों को दिया, साथ में भी अपने बेटों को भी अंग्रेजों को दे दिया था गिरवी रखने के लिए। चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध, टीपू पराजित हुआ और युद्ध में ही मारा गया। आगे देखिए, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था, तो कहाँ करवाया था, तो इसका नाम है सरधना में, याद कीजिए सरधना में चर्च बनवाया।
महाराणा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए। आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखा गणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया। सब के सब सही है। माने महाराणा रणजीत सिंह लाहौर में क्या बनाएंगे? तोप का फैक्ट्री बनवाएंगे। आमेर के राजा सवाई जयसिंह, वही सवाई जयसिंह हैं जिन्होंने क्या किया था? तो 4 जंतर मंतर, जो दिल्ली का जंतर मंतर है वो भी इन्होंने ही बनवाया था। और मैसूर, जिस पर बार बार विवाद होता है कि टीपू सुल्तान क्या था? तो काफिर था, यानी हिंदुओं का भक्षक था। लेकिन इसने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के लिए, मंदिर बनाने के लिए धन दिया था। पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था और युद्ध मैदान में ही मीर जाफर के पुत्रों के द्वारा सिराजुद्दौला की हत्या कर दी जाती है। अब देखेंगे हम लोग गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। यानी सबसे पहले जो आएंगे भारत में, और जब पलासी का युद्ध जीतेगा अंग्रेजी लोग, तो क्या होगा? गवर्नरों की स्थापना होती है। फिर उसी गवर्नर का वैल्यू बढ़ जाएगा और वह गवर्नर जनरल होगा। फिर भारत का गवर्नर जनरल हो जाएगा और 1857 के बाद वह वायसराय होता है। तो जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा मजबूती से रखी गई थी। तो जन प्रशासन की नींव किसने रखा? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा रखी गई थी, जिस पर ऊपरी संरचना किसने बनाया था? सबसे पहले तो कॉर्नवालिस ने की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को जाता है, रॉबर्ट क्लाइव। और लॉर्ड डलहौजी ने द्वितीय के सिद्धांत यानी डॉक्टरिंग ऑफ लैप्स या हड़प का सिद्धांत या व्यापकता का सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्धि जोड़े थे। जो आज का भारत है, भारत का जो भौगोलिक मैप है, वह किसका देन है? तो सबका सब जो देन है वह लॉर्ड डलहौजी का ही देन है। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। कौन? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ यानी घेरे की नीति, इनका संबंध है वारेन हेस्टिंग्स से। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली यानी ड्यूअल गवर्नमेंट को समाप्त किसने किया? तो वारेन हेस्टिंग्स ने। शुरू किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया था। वह गवर्नर जनरल जिस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, नाम क्या था इनका? तो वारेन हेस्टिंग्स। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत की प्रसिद्ध विद्याबद्ध सिविल कोड यानी जो हम लोग आईपीसी कहते हैं या कोवेंटेंट सिविल सर्विस ऑफ इंडिया यानी आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी कहिए का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई। तो किसने? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ है? तो ये गाजीपुर में है। 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। तो यह मराठों और यानी मराठों कौन? तो पेशवाओं और अंग्रेजों के बीच हुआ। और किसके बीच? तो अंग्रेज और पेशवा की तरफ से कौन थे? तो बाजीराव दो के बीच इस पर हस्ताक्षर हुआ था। किसमें? तो बसीन की संधि। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो वही पेशवा बाजीराव टू। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को क्रियान्वित किया गया लॉर्ड वेलेजली के काल में। यही लॉर्ड वेलेजली था जिसने क्या किया? तो मैसूर में टीपू सुल्तान की हत्या इसी के समय हुआ था। इसी के समय पहली बार बसीन की संधि में अंग्रेजों और मराठों में पेशवाओं ने संधि कर लिया था। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देसी शासक कौन था? तो नाम इनका हैदराबाद के निजाम। हैदराबाद, मैसूर, अवध, सिंधिया में लॉर्ड वेलेजली के सहायक संधि करने वाले राज्यों का सही कालानुक्रम क्या है? सबसे पहले हैदराबाद, फिर मैसूर, अवध और सिंधिया, यही कालानुक्रम है। यानी जो क्या है समझौता? तो सहायक संधि मानने वाले राज्य। सबसे पहला हैदराबाद, फिर मैसूर, तीसरे नंबर पर अवध, चौथे नंबर पर सिंधियाओं ने माना था। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक तो अवध का नवाब। यदि प्रश्न में वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रथम राज्य के बारे में पूछा जाए तो उसका उत्तर होता है हैदराबाद के नवाब।
हैदराबाद के निजाम, इंदौर के होलकर, जोधपुर के राजपूत राजे तथा मैसूर के शासक में से सहायक संधि किसने स्वीकार नहीं किया था? तो इंदौर के होलकर राजाओं ने स्वीकार नहीं किया था। तो इंदौर के होलकर राजाओं ने सहायक संधि कभी स्वीकार नहीं किया। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया। किसने किया? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने किया। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि अंग्रेजों की प्रभुता स्थापित करना, यही उसका उद्देश्य था। किसका? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि। तो सहायक संधि में क्या था कि हम लोग एक बीच में यहाँ पर अंग्रेजों का क्षेत्र है और यह बगल वाले एक राज्य से सहायता करेगा, सहायक संधि कर लेगा। क्यों? क्योंकि यह बताएगा अंग्रेज कि तुम्हारे बगल में जो एक बड़ा सा राज्य है तुम पर आक्रमण करेगा, तो तुमको कौन बचाएगा? हम बचाएंगे, यानी अंग्रेज बचाएंगे। बदले में तुमको क्या करना होगा? हमारी सेना को तो अपने पास रखना होगा और उसको खाने पीने का जो खर्चा होगा वह देना होगा, और तुम अपना सेना क्यों रखोगे? यही लोग मान लेते थे डर के मारे। और इसका मतलब क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी की ही प्रभुत्व सत्ता, यानी अंग्रेजों की ही प्रभुत्व सत्ता धीरे धीरे संपूर्ण देश पर स्थापित होती चली जाती है। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, तत्कालिक समय में वह ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिसने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी, नाम क्या? लॉर्ड वेलेस्ली। अंगल नेपाल युद्ध है, आजकल वह चर्चा में है। कब हुआ था? जो सुगौली की संधि यानी 1816 के कारण समाप्त होता है। और किसके शासनकाल में? उस समय यहाँ के गवर्नर जनरल कौन थे? तो नाम है लॉर्ड हेस्टिंग्स। क्या नाम है? लॉर्ड हेस्टिंग्स। यहाँ देखिए हेक्टर मुनरो, तो इनके समय क्या हुआ? बॉक्सर का युद्ध है। लॉर्ड हेस्टिंग्स इनके समय अंगल नेपाल युद्ध है। लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध है। लॉर्ड कर्नवालिस तृतीय अंगल मैसूर युद्ध है। याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। तृतीय अंगल मराठा युद्ध संबंधित है तो लॉर्ड हेस्टिंग्स से। तृतीय अंगल मराठा युद्ध है तो लॉर्ड हेस्टिंग्स से। और सर टॉमस मुनरो ने मद्रास के गवर्नर रहे थे। कौन? तो सर टॉमस मुनरो। कब? तो 1820 से 1827 ईस्वी तक। 1820 से 27 तक। तथाकथित कुशासन के आधार पर जिस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था, उसमें गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। गवर्नर जनरल जो तृतीय अंगल मैसूर युद्ध से संबंधित थे, तो थर्ड अंगल मैसूर युद्ध तो लॉर्ड कर्नवालिस। चौथे के समय तो लॉर्ड वेलेस्ली था। आगे देखते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान झांसी, संभलपुर तथा सतारा राज्यों के विलय का सही क्रम है। तो सबसे पहले विलय होगा व्यापकत्व के सिद्धांत में सतारा, संभलपुर और झांसी। हम अपनी झांसी नहीं देंगे। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था। इसके राज्य में तो लॉर्ड एलन बरो के समय। और सिंध पर ब्रिटिशों ने कब कब्जा किया? 1843 ईस्वी में। जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ, उस समय अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था? जेम्स आउटरम। और इसी ने ही एक रिपोर्ट दिया था कि अवध में कुशासन है। भारत में प्रथम रेलवे लाइन जिस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी वह था लॉर्ड डलहौजी। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण कब, कहाँ से कहाँ हुआ? तो यह बम्बई और थाने के मध्य हुआ था। और भारत में पहली रेलवे लाइन शुरू हुई कब हुई? तो 1853 में। वह कंपनी जिसने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा आरंभ की थी, उसका कंपनी का नाम क्या था? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार कब हुआ? तो डलहौजी के समय में। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 55 ईस्वी के दौरान स्वरूप देने वाले थे, यानी PWD विभाग की बात हो रही है। किसने? तो लॉर्ड डलहौजी ने। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित किया गया था किसके समय? तो लॉर्ड कैनिंग के समय, जिनके समय विद्रोह होगा। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था। किसने सुनाया? तो लॉर्ड कैनिंग ने। भारत का प्रथम वायसराय तो लॉर्ड कैनिंग। और अंतिम गवर्नर जनरल भारत के लॉर्ड कैनिंग। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया, तो वही 1857 के विद्रोह के बाद, यानी 1858 ईस्वी की साम्राज्ञी की घोषणा में स्वीकार कर लिया गया।
महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया 1858 ईस्वी में। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में दास प्रथा को समाप्त कर दिया, तो लॉर्ड एलन बोरगो ने। और यहाँ देखिए कुछ मिलान है। लॉर्ड कर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त किससे संबंधित? तो जमीन से संबंधित था। इन्होंने क्या लाया था? जमींदारी व्यवस्था या इस्तेमारी व्यवस्था, जिसको अस्थाई कर दिया था। लॉर्ड वेलेजली यह सहायक संधि के जन्मदाता नहीं कहिए इनको, यह मूल रूप से या प्रमुखतः लागू करने वाले। लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी व्यापकता का सिद्धांत। लॉर्ड कैनिंग 1857 का विद्रोह इन्हीं के समय हुआ। लॉर्ड हेस्टिंग तृतीय अंग्ल मराठा युद्ध हुआ, किसके समय? लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय। और लॉर्ड विलियम बेंटिक तो 1829 ईस्वी का 17वां रेगुलेशन इनके समय आया था। क्या? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इसमें क्या था कि इसी समय इन्होंने क्या? तो ठगी प्रथा आदि सबको बंद किया था। अस्थाई बंदोबस्त आरंभ किया गया था लॉर्ड कर्नवालिस के शासनकाल में। पेशवाई को समाप्त किया गया तो 1818 ईस्वी में। 1818 ईस्वी में पेशवाई समाप्त। सर जॉन सोर तो इनका सिद्धांत क्या था? निष्क्रियता का सिद्धांत। निष्क्रियता का सिद्धांत सर जॉन सोर। लॉर्ड एलनबरो सिंध का विजय। लॉर्ड डलहौजी अवध का विलय। लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ अंग्ल मैसूर युद्ध। सर जॉन सोर निष्क्रियता का सिद्धांत। लॉर्ड एलनबरो सिंध का विजय। लॉर्ड डलहौजी अवध का विलय। लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ अंग्ल मैसूर युद्ध। लॉर्ड डलहौजी तो अवध का विलयकरण या विलीनीकरण। लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। लॉर्ड विलियम बेंटिक चार्टर एक्ट 1833 का पारित होना। लॉर्ड लिटन द्वितीय अफगान युद्ध का आरंभ होना, किसके समय? तो लॉर्ड लिटन। वह गवर्नर जनरल जो चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा रहा, नाम जॉन लॉरेंस। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी, कब हुई? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। वह वायसराय जिसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप में हो जाती है जब वे भ्रमण पर थे, और एक अफगानी किया था, और वह क्या था? तो एक दंडित अपराधी था। तो उस वायसराय का नाम लॉर्ड मेयो। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अगर यानी फॉरवर्ड नीति का अनुसरण किसने किया था? यानी आक्रमण करो, हरा दो, जीत जाओ, तो नाम लॉर्ड लिटन। भारत का वायसराय जो सबसे अधिक समय तक भारत पर शासन किया, तो नाम लॉर्ड लिलिथगो लॉर्ड कर्जन। द्वितीय सर्वाधिक कार्यकाल इनका था, यानी प्रथम लॉर्ड लिलिथगो और दूसरा का लॉर्ड कर्जन। भारत में अस्थायी स्वायत्तशासी संस्थाएं, भारत में स्थानीय यानी लोकल जो प्रशासन है उसके जन्मदाता किसको कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को। कब? तो 1882 में। आरंभ कहाँ से? मद्रास से होती है। इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध था, तो यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाए जाने से। यानी कि पहले क्या था कि भारतीयों की सुनवाई कोई भी कर सकता है, भारतीय हो या अंग्रेज भी, लेकिन अगर कोई पश्चिम वाला गलती करेगा, कोई गोरा गलत करेगा काम, तो उसकी सुनवाई केवल गोरे ही करेंगे, कोई एशियाई या भारतीय नहीं करेंगे। इसी को हटा दिया गया था, जो इल्बर्ट बिल विवाद और किसके समय? तो लॉर्ड रिपन के समय आया था। महिलाएं तथा बच्चों की कार्यावधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अधिग्रहण किया गया, लॉर्ड रिपन के काल में होगा। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है, किसको? तो लॉर्ड रिपन को। कुछ मिलान है। क्लाइव तो लॉर्ड क्लाइव बंगाल में दोहरा शासन। लॉर्ड विलियम बेंटिक अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। चार्ल्स मेटकाफ तो प्रेस पर प्रतिबंध हटाने वाले, यानी भारत में प्रेस के मुक्तिदाता कहे जाते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा निषेध। लॉर्ड रिपन स्वायत्त शासन। और लॉर्ड कर्जन ये क्यों बदनाम हो गए? तो यही बंगाल का विभाजन करके। बाकी सब काम तो इन्होंने अच्छा ही किया था, एक गलत काम आदमी को क्या से क्या कर देता है, वही उदाहरण है लॉर्ड कर्जन का। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी, किसके समय? तो लॉर्ड कर्जन के काल में। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट पारित हुआ, किसके समय? तो लॉर्ड कर्जन के काल में। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी, किसने? तो जी के गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले ने। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान
लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड हॉर्डिंग और लॉर्ड इरविन वायसरायों का सही कालक्रम क्या है? तो सबसे पहले कौन आया था इसमें? सबसे पहले लॉर्ड कर्जन यानी बंगाली विभाजन, इनका कार्यकाल क्या था? लगभग 1899 से लेकर 1906 तक का कार्यकाल है। लॉर्ड हार्डिंग, फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड और लॉर्ड इरविन, यानी जब गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में पैक्ट होता है, जिसमें गांधी जी कहाँ जाते हैं तो 1931 में जाते हैं लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने। आगे देखते हैं। फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई गई थी, किसके द्वारा? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तभी तो इसने बंगाल में हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग कर दिया था। जैसे आज का पश्चिम बंगाल का क्षेत्र अलग कर दिया और आज का जो बांग्लादेश है जो मुसलमानों का है वो अलग कर दिया था। इसकी शुरुआत किसने? तो इसी ने की थी। वह गवर्नर जनरल जिसने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की थी। किसने किया? तो लॉर्ड मिंटो ने किया था। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था, उनका नाम लॉर्ड रीडिंग था। क्या नाम था? लॉर्ड रीडिंग। यहाँ पर फिर देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? वारेन हेस्टिंग्स के काल में आया था पिट्स इंडिया एक्ट। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी हड़प का सिद्धांत, तो यह डलहौजी से संबंधित है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1776 की बात है, तो लॉर्ड लिटन के समय। इल्बर्ट बिल 1882 लॉर्ड रिपन के समय में। ठगी का दमन तो श्रीमन ने किया था, किसके सहयोग? उसमें गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 की बात है। रिंग ऑफ फेस की नीति तो वारेन हेस्टिंग्स, यानी सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति तो वारेन हेस्टिंग्स। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण क्रियान्वित हुआ था, किसके काल में? तो लॉर्ड हार्डिंग के काल में। किसके? तो लॉर्ड हार्डिंग के काल में। चूक का सिद्धांत या हड़प की नीति तो लॉर्ड डलहौजी। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन। बंगाल में दोहरा शासन रॉबर्ट क्लाइव। सामाजिक सुधार तो लॉर्ड विलियम बेंटिक से संबंधित है। बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना किसके काल में हुआ? लॉर्ड कर्नावालिस के समय हुआ था। और 1773 में क्या आया था? तो गवर्नर जनरल का रेगुलेटिंग एक्ट, कर्नावालिस का गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन। ये कैसे होगा? तो दूसरा और पहला मैक्सिस। भारत का गवर्नर जनरल 1833 के समय तो कौन थे? तो जेम्स एंड्रयूज ब्राउन रैमजे, डलहौजी और मैक्सिस। और भारत का गवर्नर जनरल, इसको हटाइए, नहीं सही नहीं मिलान है। ब्रिटिश भारत का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, तो भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेज यानी भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। वह निधियां जो होम चार्जेज की संगठक थी, यानी लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि को क्या कहा गया? होम चार्जेज। शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। यानी भारत में ब्रिटिश से कोई सामान आयात होगा उस पर रियायत दिया जाएगा, उसको क्या कहा गया? इंपीरियल प्रेफरेंस शब्द का प्रयोग किया गया। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण क्या था? भारी उद्योगों का अभाव। इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया गया, किसने किया? तो लॉर्ड कर्नावालिस ने किया था इस्तेमारी। और अस्थाई बंदोबस्त आरंभ किया तो लॉर्ड कर्नावालिस के प्रशासन काल में ही अस्थाई बंदोबस्त भी लागू हो गया था। अस्थाई बंदोबस्त किया गया किससे? तो जमींदारों से किया गया था। लॉर्ड कर्नावालिस द्वारा अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया 1793 में। चिरस्थाई बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया। इसका कारण था जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण का न होना। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। देश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा यानी बंगाल टेनेसी एक्ट द्वारा लागू किया गया तो 1885 में।
सर टॉमस मुनरो जिस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है उसको क्या कहा गया, रैयतवाड़ी। यह मुख्यतः पश्चिमी भारत में लागू किया गया था। वहीं सॉरी ये पश्चिमी और दक्षिणी होगा। और अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया कहाँ, तो मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी कहाँ, तो मद्रास प्रेसिडेंसी यानी दक्षिण भारत में। और ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था, यह दक्षिण भारत में, सॉरी पश्चिम में दक्षिण। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में सही कथन क्या है, किसमें क्या था, किसानों द्वारा लगान सीधे अब सरकार को दिया जाता था। सरकार रैयत को पट्टे पर देती थी। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण किया जाता था और उसी समय मूल्य का निर्धारण कर दिया जाता था। असम में सर्वप्रथम चाय की कंपनी स्थापित हुई थी कब, तो 1839 में। दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत यानी ड्रेन थ्योरी का सही परिभाषा क्या है, तो भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके बाद भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था, यानी भारत का धन इंग्लैंड चला जाता था। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया किसने, तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो दादा भाई नौरोजी। भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे कौन, तो दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आर.सी. दत्त। बाल गंगाधर तिलक, आर.सी. दत्त, एम.जी. रानाडे, सर सैयद अहमद खान में से दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत ने ड्रेन थ्योरी में विश्वास किसको नहीं था, जो अंग्रेजों का समर्थक रहा हो, तो सर सैयद अहमद खान। यह कहते थे कि अंग्रेज मुक्तिदाता है, अंग्रेज ही यहाँ के लोगों का विकास और भला चाहने वाले हैं। पॉवर्टी एंड द ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी ब्रिटिशों का रूल नहीं, ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा, तो दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन क्या थी इनकी, कि उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है, भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। यह विचार किसका था, तो कार्ल मार्क्स का था। अब हम लोग 1857 के क्रांति से संबंधित कुछ फैक्ट देखेंगे। तो अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल को शामिल करना चाहते थे कौन, तो अंग्रेज। कब यह शामिल किया गया, तो दिसंबर 1856 को। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह है। मंगल पांडे की घटना हुई थी बैरकपुर में, और यह सिपाही कहाँ के थे, 34वीं नेटिव है, यानी 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के। और 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने साहब ए आलम बहादुर का खिताब किसको दिया, तो ये अपने सेनापति कहिए, नाम था बख्त खान, यानी इसी के नेतृत्व में 1857 की क्रांति का जो मुख्य युद्ध था वो दिल्ली में लड़ा गया था। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम आरंभ हुई थी कहाँ, तो मेरठ से। 1857 की के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी, तो सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, यह पहली घटना थी। और 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था कमल और रोटी। 1857 के संग्राम के झांसी, मेरठ, दिल्ली तथा कानपुर केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने पुनः अधिकार कहाँ कर लिया, तो सबसे पहले अंग्रेज कहाँ जीते, तो दिल्ली पर ही कब्जा कर लिया था। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ थी, तो वाराणसी। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता था तो खान बहादुर। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है कहाँ, तो ग्वालियर में। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा किससे, तो हिरोज का। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में हुआ था, बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में, और ये भाग जाती है कहाँ, तो नेपाल। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया, नाम बेगम हजरत महल था। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था मौलवी लियाकत अली। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी, तो अवध से थी। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था, तो तात्या टोपे।
अजीमुल्लाह खां सलाहकार थे, किसके? तो नाना साहब की। 1857 के संदर्भ में नाना साहब कुंवर सिंह, खान बहादुर खान तात्या टोपे में से वह जिसे उनके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार डाला गया, नाम तात्या टोपे का था, यानी तात्या टोपे को मार दिया गया। 1857 के क्रांतिकारियों में वह जिसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, किसका नाम? तो तात्या टोपे का था। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह संबंध थे बिहार से। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे तो राजपूत कुंवर सिंह। असम में 1857 की क्रांति के नेता तो दीवान मणिराम दत्त थे। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था, कहाँ? तो जगदीशपुर। और जगदीशपुर का वह व्यक्ति जिसने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया, नाम क्या है? कुंवर सिंह। और जगदीशपुर के राजा थे, ये जमींदार कहिए इनको, कौन? तो यह कुंवर सिंह थे। 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था तो औगा के ठाकुर कुशल सिंह, और औगा कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। अजमेर, जयपुर, नीमच और औगा में से राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र कहाँ नहीं था? तो यह जयपुर नहीं था। चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शहादत खां और माखन लाल चतुर्वेदी में से 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किसने किया था? तो इन्होंने किया था, शहादत खान ने किया था। मौलवी अहमदुल्लाह शाह, मौलवी इदादुल्लाह, मौलाना फजल हक खैराबद्दीन, नवाब लियाकत अली में से 1857 ईस्वी के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो वही बरेली के थे। क्या नाम था इनका? मौलवी अहमदुल्लाह शाह। 1857 के विद्रोह को देखने वाले उर्दू कवि, तो नाम था इनका मिर्जा गालिब। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास कहाँ है? तो यह आगरा के थे। और आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तो भाग लेने वाले तो बहुत से रहे होंगे, और भगत सिंह तो ये बहुत बात किए हैं। आगे देखते हैं। 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह तथा मौलवी अहमदुल्लाह में से किसका संबंध नहीं? तो उधम सिंह, क्योंकि यह जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड होती है उसका बदला लेने इंग्लैंड जाते हैं और इंग्लैंड में जाकर गोली मार देते हैं जनरल डायर को। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता किसने की थी? तो ग्वालियर के सिंधियाओं ने। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग जो पढ़ा लिखा था वह 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखा। कहा कि हमें भाई क्या मतलब, हम तो पबजी खेलेंगे बस। खेतिहर मजदूर, साहूकार, कृषक तथा जमींदार वर्गों में से 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया। किसने? तो साहूकार और जमींदारों ने न लिया। झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर तथा लखनऊ में से वह क्षेत्र जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था, तो कौन नहीं था? तो चित्तौड़, क्योंकि झांसी में झांसी की रानी, जगदीशपुर में कुंवर सिंह और अवध की महारानी अवध की जो नवाब महिला नवाब कौन थी? तो बेगम ऑफ अवध, उन्होंने कहा तो लखनऊ से मोर्चा संभाला था। तो नाम क्या था? बेगम हजरत महल। आगे देखिए। बिहार के दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर में से 1857 में कहाँ युद्ध नहीं हुआ, यानी विद्रोह न हुआ, तो यह मुंगेर अप्रभावित था। कुछ सूची दिया हुआ है और जगह, जैसे कि यहाँ नेता हैं और उनका क्षेत्र, तो बख्त खां, तो इनका केंद्र क्या था? तो दिल्ली। मौलवी अहमदुल्लाह, इनका केंद्र अवध था। कुंवर सिंह, यह आरा से संबंधित है। नाना साहब, इनका क्षेत्र कानपुर रहा। और आगे देखिए। झांसी, तो झांसी में कौन लड़ी? खूब लड़ी मर्दानी रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ, बेगम हजरत महल, और यह हारती हैं तो भागकर नेपाल चली जाती हैं। कानपुर का संबंध अजीमुल्लाह खां से है। फैजाबाद, मौलवी अहमद शाह से संबंध है। और आगे देखिए। कुछ क्रांतिकारियों के नाम है और स्थान है। फिर नाना साहेब, तो कानपुर में लड़े। नवाब हामिद अली खान, तो इनका संबंध दिल्ली से है। मौलवी अहमदुल्लाह, इनका संबंध लखनऊ से। और मणिराम दीवान, तो इनका संबंध असम से है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर कौन था? तो नाम इनका जॉन बेनेट हैरिस। जॉन बेनेट हैरिस,
1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया? तो जो यहाँ का गवर्नर रहा हो तो लॉर्ड कैनिंग ने बनाया। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो विस्कॉन्ट पामस्टन। विस्कॉन्ट पामस्टन। 1857 का विद्रोह मुक्त असफल रहा। क्यों? क्योंकि किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। कोई योजना न था, सबके अपने अपने लक्ष्य थे, यानी मोर्चा की सरकार थी और कोई संगठन भी नहीं था। आगे बढ़ते हैं। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ। क्यों? क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की कमी थी। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश साम्राज्य का साथ दिया। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सुसज्जित और संगठित थे, यानी उसके पास हथियार आधुनिक थे। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे। क्यों? क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। जनरल जॉन निकलसन, जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक तथा सर हेनरी लॉरेंस में से वह ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। तो लखनऊ में बहुत सारे मारे गए थे। तो नाम क्या है? जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस। तभी तो नील, हैवलॉक द्वीप, ये सब कहाँ? तो अंडमान के द्वीप का नाम था, सब इन्हीं के नाम पर रखा गया था। इसका नाम बदलकर अब शहीद स्वराज और सुभाष शांति द्वीप का नाम पर मोदी जी ने कर दिया है। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रही। सही बात है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए कारण दूसरा है, बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने से में कतरा गए थे। सही बात है, दोनों बात सही, कारण भी सही और कथन भी सही, लेकिन दोनों इसका स्पष्टीकरण थोड़े है कि इसी के कारण हुआ। लेकिन सॉरी क्यों नहीं हुआ? अगर ये सपोर्ट कर देते देसी रियासत तो उसी समय तो भारत आज़ाद हो जाता है, यानी कथन का यह सही स्पष्टीकरण भी है। 1857 के विद्रोह एक षड्यंत्र की रचना दी गई थी। किसने दिया? तो वही सर जेम्स आउटरम। ये कौन आउटरम है? इसी ने कुशासन का रिपोर्ट दिया था। कहाँ? तो अवध में। और डब्ल्यू टेलर ने दिया था। यह षड्यंत्र था। वह आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, बीडी सावरकर ने कहा। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था कौन? तो एस.एन. सेन। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय सर सैयद अहमद खां थे। तथाकथित, यहाँ देखिए यही इनका नाम इसीलिए जाने जाते हैं, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किसका है? तो यह आर.सी. मजूमदार का था। 1857 की क्रांति के बारे में सही अवधारणा है कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। यह बात तो सही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का उसका नामो निशान खत्म हो गया। और रानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी। कब की? 1 नवंबर 1858 को। और कहाँ हुआ था घोषणा? तो इलाहाबाद में। पढ़ा किसने? तो लॉर्ड कैनिंग ने। सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया। वह आश्वासन जिसे ब्रिटिश शासन ने पूरा किया। एकमात्र कौन? कि रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी, यानी अब रियासत जो थे वह थे, अब उसमें अंग्रेजों ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। महारानी विक्टोरिया की घोषणा 1858 का क्या उद्देश्य था? कि भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना तथा भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत लाया गया। पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग, साइमन कमीशन में 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठन से क्या संबंधित है? तो पील आयोग। पहले क्या था? अंग्रेजों की सेना कम थी, अब क्या कर दिया गया? 2 इंडियन पर 1 अंग्रेजी सेना की नियुक्ति कर दी गई। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को किन प्रांतों से रखा जहाँ के राजाओं ने सपोर्ट किया था? तो गोरखा यानी नेपाली, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से अत्यधिक मात्रा में सेना बहाल किया गया और बंगाल अवध के क्षेत्रों से सेनाओं की बहाली कम कर दी गई। और
ऑन जन आंदोलन। तो 1857 ये विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में क्या होगा, सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, नील उपद्रव तथा पावना उपद्रव में से सबसे पहले कौन हुआ था, तो उसका नाम था नील उपद्रव था। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक के क्या नाम था, नील दर्पण के लेखक कौन है, तो दीनबंधु मित्र थे। और वंदे मातरम गीत लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है, तो सन्यासी विद्रोह पर। क्या, तो सन्यासी विद्रोह। वह विद्रोह जिसका उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में करके प्रसिद्ध किया, तो नाम था इसका सन्यासी विद्रोह। आगे देखते हैं। मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य था बकास्त भूमि की वापसी की मांग करना। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन था, तो यह पटना था। कूका आंदोलन को संगठित किया गया। कूका यह पंजाब से संबंधित है और इसके नेता कौन थे, तो गुरु राम सिंह। और पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था किसका, तो गारो क्षेत्र का, यानी गारो खासी जनतिया कहाँ है, तो मेघालय में। पागलपंथ की स्थापना की थी, किसने की थी, तो करम शाह ने। फराजी विद्रोह के नेता थे दादू मियाँ। फराजी थे हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। वेलुथम्पी कहाँ, तो ये त्रावणकोर के दीवान थे केरल में। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था स्थापित किया, किसने किया, तो वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था। रामोसी विद्रोह सही रूप में जिस भौगोलिक इलाके में हुआ था वह था पश्चिमी घाट, यानी महाराष्ट्र की बात है। गडकरी विद्रोह का केंद्र, यह भी महाराष्ट्र का कोल्हापुर। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम था खोंद। और कोल विद्रोह 1831 से 32 का नेतृत्व किया था, तो बुद्धू भगत ने। और बघेरा विद्रोह हुआ था, तो बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ था। कहाँ, तो बड़ौदा में। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ था 1820 ईस्वी में। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया, किसने किया, तो सिद्धू कान्हू एवं भैरव चांद ने। तो 3 भाई सिद्धू कान्हू भैरव और चांद बहन थी। 1855 ईस्वी में संथालों ने जिस अंग्रेज कमांडर को मारा था, किसको, तो जनरल मेजर बारो को मार दिया था। भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रामपा विद्रोह तथा संथाल विद्रोह में से वह घटना जो महाराष्ट्र में घटित हुई थी, तो महाराष्ट्र में कौन घटा, तो यह भील विद्रोह महाराष्ट्र में घटित हुआ था। मेवाड़, बंगाल और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुरक्षा के लिए लसोरिया आंदोलन का सूत्रपात किया गया। किसने किया, तो गोविंद गिरी ने किया था। कौन आंदोलन, तो लसोरिया आंदोलन। यह किसकी संबंधित, तो यह राजस्थान से संबंधित है। उलगुलान विद्रोह यानी महान हलचल हुआ था, तो बिरसा मुंडा से संबंधित है। मुंडा विद्रोह का नेता, तो वही बिरसा मुंडा। यह 1900 ईस्वी के आसपास होता है। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता यानी धरती आबा कहा जाता है वह कौन था, तो वह बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र क्या था, तो यह रांची, आज का रांची। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था, किसने किया, तो ठक्कर बापा ने किया। भारत ने 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए जिसने साझा कारण मुहैया किया, तो जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण वितरण, यानी उसमें अंग्रेजों ने हस्तक्षेप कर दिया। उस पास जब आप हस्तक्षेप करोगे, किसी के काम में दखलंदाजी करोगे, तो क्या होगा, विद्रोह तो होगा ही। हौज विद्रोह हुआ 1820 से 21 के दौरान, हौज विद्रोह। खैरवार विद्रोह, खैरवार आदिवासी आंदोलन हुआ था, कब, तो 1874 में खैरवार। संभलपुर यानी उड़ीसा की बात हो रही है, कि अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता कौन था, तो सुरेंद्र साई था। नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन के दंगे और सिपाही विद्रोह का सही कालानुक्रम क्या है, तो सबसे पहले जो 1857 का क्रांति हुआ था उससे पहले कौन हुआ, संथाल विद्रोह हुआ था। उसके बाद सिपाही विद्रोह यानी 1857 की क्रांति, फिर नील विद्रोह यानी बंगाल में होता है, यह 1860 से पहले की बात है। और फिर उसके बाद दक्कन के दंगे होते हैं, दक्कन यानी महाराष्ट्र के दंगे। और यहाँ पर कुछ आंदोलन हैं और संबंधित क्षेत्र हैं, जैसे मोपला विद्रोह केरल में होगा, पवाना विद्रोह बंगाल में, एका आंदोलन अवध, बिरसा मुंडा विद्रोह यह झारखंड से संबंधित है, या उस समय का बिहार भी इसको कह सकते हो। 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था, कहाँ हुआ, तो केरल में। और कुछ घटनाएं हैं और तिथियां हैं, तो बैरकपुर विद्रोह यानी मंगल पांडे से संबंधित
नहीं सॉरी, मंगल पांडे से पहले ही। कब हुआ था? तो वहाँ पर सैनिक विद्रोह हो गया था। कब हुआ? तो नवंबर 1824 में हुआ था, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। बरहामपुर विद्रोह तो फरवरी 1857 में। संथाल विद्रोह 1855-56। बेल्लौर का सैनिक विद्रोह, यह भी सैनिक विद्रोह था, जब जुलाई 1806 में हुआ था। कहाँ? तो मद्रास में बात हो रही है। मद्रास के समय, मद्रास हम पहले मद्रास ही था, लेकिन बेल्लौर तो आज का होगा कर्नाटक में, लेकिन बेल्लौर उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी में था, 1806 में होता है। कूका विद्रोह का क्षेत्र क्या है? तो पंजाब। कोली विद्रोह महाराष्ट्र। चुआर विद्रोह का क्षेत्र पश्चिम बंगाल। कुकी आंदोलन या कुकी विद्रोह तो यह त्रिपुरा। कुगा पंजाब, कुकी त्रिपुरा। अहोम तो गोमधर कुंवर संबंधित इसके नेता थे, और अहोम आज के असम से संबंधित है। ताना भगत यह झारखंड से संबंधित है, और यह असहयोग आंदोलन की टाइप का था, यानी सत्याग्रह पर आधारित था, और इसके नेता जतरा भगत थे। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति आरंभ की गई थी, किस क्षेत्र में? तो मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में किया गया था। आगे देखते हैं। ताना भगत आंदोलन जतरा उरांव ने आरंभ किया था, यानी जतरा भगत की बात हो रही है। कब? तो 1914 में। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी, तो उनका नाम क्या था? तो जोरा नांग। और आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, तो भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा स्थापित किया। कहाँ? तो कलकत्ता में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक सर विलियम जोन्स। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना तो जोनाथन डंकन ने किया था। इसी तरह याद कर लीजिए। दादा भाई नौरोजी, माइकल मधुसूदन दत्त, राजा राम मोहन राय तथा विवेकानंद में से जिन्हें पेरिस की हॉल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी, तो याद कर लीजिए कौन? तो माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान किया गया था। और सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो चार्ल्स विल्किंस ने किया था। तो अंग्रेजी में किसका? तो भगवत गीता का अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया। कालिदास की प्रसिद्ध रचना शाकुंतला का पहली बार में अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम जोन्स ने किया था। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य, क्या हम पढ़े? स्वतंत्रता पूर्व की अवधि यानी आज़ादी से पहले ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि उनको कर्मचारी चाहिए था। कर्मचारी में क्या? छोटे मोटे कर्मचारी, जैसे छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता थी, जो उनका भाषा समझ सके। तभी तो जो शिक्षा हुआ, एजुकेशन का मुख्य लैंग्वेज क्या था? तो अंग्रेजी था। ब्रिटिश सरकार के जिस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने थे, यह देने की घोषणा किया गया, तो कब? तो चार्टर अधिनियम 1813 के तहत। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र संबंधित था, तो यह शिक्षा से संबंधित था। कब? तो 1854 की बात है। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ। किसने किया? तो युगल किशोर ने। और कहाँ से? तो कलकत्ता से आरंभ होता है। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विशेष जोर दिया गया, किस पर? तो प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर जोर दिया गया था। और नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना होती है। कब होती है? तो 15 अगस्त 1906 को। सैंडलर आयोग संबंधित है किससे? तो यह शिक्षा से संबंधित है। कौन आयोग? तो सैंडलर आयोग। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया। कब नियुक्त किया? तो 1917 में। लॉर्ड मैकाले संबंधित है किससे? तो अंग्रेजी शिक्षा से। भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत संबंधित था, तो यह शिक्षा क्षेत्र से संबंधित था।